मेरा भाई मुझे घर से बाहर ना निकलने देता। रोते हुए मुझे कहता, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने तुम्हारी वीडियो सबको दिखा दी है। भाई अब मुझ पर शक करने लगा था। वो कहीं भी जाता मुझे घर बंद करके जाता। एक दिन मैं घर से भागने लगी तो भाई मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैं तुम पर शक नहीं करता, बस अपने किए हुए गुनाह से डरता हूँ। जो जुल्म मैंने किसी के साथ किया वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। मैं कुछ ना समझी जब वो बोला कि मैंने आज ही तुम्हारा निकाह एक नेक लड़के के साथ करना है। और फिर शाम होते ही मेरा निकाह जावेद नामी आदमी से कर दिया गया। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने जावेद को देखा, क्योंकि वो तो वही था जिसने मेरे साथ। मेरा नाम आमना है। हम सिर्फ दो बहन भाई हैं। हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। हमारी खाला जो बेवा थी, उनकी एक बेटी थी। वो लोग हमारे घर ही आ गए थे। भाई एक घर में जॉब करता था, जिनकी तरफ से घर और गाड़ी की सहूलत भी मुयस्सर थी। मेरी खाला बहुत ही सादा मिजाज और दीनदार औरत थी। उनकी बेटी कशमाला मेरी क्लास में थी। हम सुबह भाई के साथ ही कॉलेज में जाते थे। वापसी पे वैन आ जाती, क्योंकि भाई शाम को लेट ही घर आते। कशमाला बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती को चार चांद उसकी मासूमियत लगा देती थी। वो बहुत मासूम थी। उसे जमाने की कोई खैर खबर नहीं थी। बस वो अपने काम से काम रखती। मुझे अक्सर उससे भी यही गिला रहता कि अपने इर्द गिर्द भी देखो, लड़कियां कैसे बन संवर कर आती हैं। तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो। वो अबाया पहनती थी और हाथों को भी छुपाए रखती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता कि मैं बुरी नजर से बचने के लिए इस तरह खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे उसकी बात अजीब लगती, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था, बल्कि बहनों जैसी मोहब्बत थी। मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले कशमाला को देखना, बातें करना और फिर मिलकर नाश्ता करते हुए बातें करना मेरा मामूल था। भाई अक्सर कहते हैं कि तुम दोनों खाने की मेज पर खुसर फुसर से बाज आ जाया करो, और मैं हंसकर कहती कि भाई आप बेफिक्र रहे, आपकी बेगम जिसका पता ही नहीं इस दुनिया में आई है या नहीं, हम उसकी चुगलियां नहीं कर रहे। भाई खामोश हो जाते और कहते कि जिस तरह के यहाँ के हालात हैं, इस घर पे 3 खवातीन का कब्जा है। मेरी शादी नामुमकिन है। कौन भला यहाँ गुजारा कर सकती है। मुझे तो उसकी फिक्र है, इसलिए किसी को सजा नहीं देना चाहता। हम बात कर रहे थे, कशमाला बर्तन समेटने लगी। मैंने उसे कहा, इधर बैठो, अभी भाई से जंग होगी। हम तीनों मासूम औरतों को चुगलखोर बनाने पर तुल गए हैं। तुम तो ठीक ठाक सुनाओ। लेकिन कशमाला तो भाई के आगे बोल ही नहीं पाती थी। वो ऐसे मौकों पर भागकर कमरे में चली जाती। कॉलेज से वापसी पे कशमाला खाला के साथ बहुत से कामों में हाथ बटाती, खाना पकाती। उसके हाथ में बहुत जायका था। उसे बहुत शौक था नए नए खाने बनाने का। वो टीवी पर अक्सर ही कुकिंग शो देखा करती थी। मैं उससे रिमोट छीन लिया करती, और कभी कभार अगर भाई आ जाते तो वो मुझसे रिमोट छीन लेते। उन्हें खबरें सुनना होती थी तो कशमाला बहुत खुश होती और कहती कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही होता है। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। हम सब एक साथ बहुत खुश थे। हमारे पेपर्स शुरू हो चुके थे, और उन दिनों कशमाला को बहुत तेज बुखार था। वो ठीक से पेपर्स नहीं दे पा रही थी। उन दिनों वो बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मैंने भाई को कॉल की। हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। उसके मुख्तलिफ टेस्ट हुए और पता चला कि उसे काला यरकान है। मैंने और भाई ने खाला को कुछ नहीं बताया। वो पहले ही अपनी बेटी की वजह से परेशान थी। उनकी इकलौती औलाद थी, और फिर शोहर की वफात के बाद वाहिद सहारा कशमाला ही थी। हम बहन भाई तन्हा थे तो खाला ने ही हमें सहारा दिया था। जब सारे रिश्ते हमें छोड़ गए तो सिर्फ खाला ही थी जिसने हमें माँ बनकर संभाल लिया। हालांकि हम पर बहुत एहसान थे। भाई ने कशमाला का इलाज शुरू करवाया। खाला से यही कहते रहे कि बुखार की वजह से ऐसी हालत है। उन दिनों खाला के देवर अपनी बीवी के साथ हमारे घर आए और अपने बेटे के लिए कशमाला का रिश्ता मांगा। उनका बेटा आवारा किस्म का लड़का था और सारा खानदान ही उसकी हरकतों से परेशान था। जब खाला ने कहा कि कुछ तो ख्याल करते, कहा मेरी बेटी कशमाला और कहा आपका शराबी बेटा,
तब खाला के देवर ने कहा कि शादी के बाद अच्छे अच्छे बिगड़े हुए भी ठीक हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो भी समझ जाएगा। खाला ने कहा कि मुझे अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, तो वो लोग कहने लगे कि साफ साफ कहो, इस घर पर नजर है, इसकी आमना के भाई दानिश से शादी करोगी, तभी तो सारी उम्र इसी दरवाजे पर पड़ी रही हो। मैं सब सुन रही थी और मेरे भाई का नाम कशमाला के साथ जिस तरह जोड़ा जा रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हमारी खाला ने कभी भी हमसे लालच के लिए रिश्ता नहीं रखा था और दानिश भाई ने तो कभी भी कशमाला के लिए ऐसा नहीं सोचा था। और वो लोग कह रहे थे कि दानिश और कशमाला के किस्से तो सारे खानदान में मशहूर हैं। खाला ने उन्हें निकल जाने का कहा और खुद बहुत देर तक रोती रही। मेरी खाला जब बेवा हुई तो कशमाला 2 साल की थी। सारे खानदान वालों ने कहा कि कशमाला के चचा से शादी कर लो, लेकिन मेरी खाला ने कहा कि मैं अपनी बेटी को सौतेला बाप देकर उसकी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और फिर मेरी जिंदगी में कशमाला के अलावा किसी की गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपनी बेटी के सहारे गुजार लूंगी। तब खाला से उनके ससुर ने वो घर और उनके शोहर की हर चीज छीन ली थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने शोहर के खानदान की बात नहीं मानी थी। सब लोग यही कहते कि शोहर के मरने के बाद ये बागी हो गई है, अपने फैसले खुद करती है। यही लोग जो कशमाला को अपनी बहू बनाने का सोच रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ही कशमाला और उसकी माँ को अपने ही घर से निकाल दिया था। न छोटी सी बच्ची का सोचा और न अपनी बेवा भाभी का। वो लोग पुराने रिश्ते लूट कर अब नए रिश्ते बनाने आए थे। लोगों की फितरत भी बड़ी अजीब है, अपने लिए हमेशा ही हर काम सवाब और दूसरों के लिए गुनाह करार देते हुए डरते भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि वो जन्नती है और फलां आदमी दोज़खी है। मेरी खाला दिल की मरीजा थी, उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया। अब उन्हें कशमाला की बहुत फिक्र थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भाई से बात करूं, वो कशमाला से निकाह कर ले। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। इसका मतलब था कि खाला भी यही सोच रही थी। खानदान वाले बातें बनाते हैं, अब यही हल है, यानी कशमाला और दानिश का निकाह कर दे। खैर, मैं फिर भी बहुत खुश थी। मुझे कशमाला बहुत अजीज थी और फिर मैं यही सोचती थी कि बाहर से जो लड़की भाई की जिंदगी में आएगी, पता नहीं वो कैसी हो। कशमाला को तो मैं बचपन से जानती हूँ। उस दिन खुशी से मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। जैसे ही शाम को भाई आए, मैंने उन्हें ये खबर सुनाई, लेकिन उनका रवैया बहुत अजीब था। भाई ने कहा कि उन्होंने कभी कशमाला के बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मैंने भाई को मनाने की पूरी कोशिश की और इसी चक्कर में मैंने 2 दिन अपने भाई को मनाने के लिए भूख हड़ताल की। मैं जानती थी कि भाई मेरी बात नहीं टालेंगे और मेरी तकलीफ में मेरे भाई तड़प उठते थे। मुझे जिस भाई ने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, मेरी छोटी से छोटी खुशी और जरूरत का ख्याल रखा, वो मेरी बात जरूर मानेगा। और फिर मैं भाई को मनाने में कामयाब हो गई थी और एक दिन भाई का निकाह कशमाला से हो गया। कशमाला भी ये खबर सुनकर हैरान थी, लेकिन खाला ने उसे भी मना लिया। और फिर मैंने और खाला ने कशमाला को समझाया कि कौन सा रुखसती हो रही है या तुम्हें किसी दूसरे के घर जाना है, इसी घर में तो रहना है। तुम अपनी तालीम जारी रखना, दानिश पहले से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा। उस दिन भाई एक जरूरी काम से जा रहे थे और 2 दिन बाद आने का कहा। मैं और कशमाला कॉलेज से छुट्टियों के बाद वैन का इंतजार कर रहे थे जब एक गाड़ी हमारे पास रुकी और 2 लड़के गाड़ी में से निकले और कशमाला को गाड़ी में बैठने का कहने लगे। कशमाला ने इनकार किया तो लड़कों में से एक ने जबरदस्ती उसे गाड़ी की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैंने शोर मचाया। मैं भाग के चौकीदार को बुलाने गई, लेकिन तब तक वो लोग कशमाला को लेकर चले गए थे। मैं रोते हुए बहुत मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे अकेला आता देखकर खाला ने फौरन कशमाला का पूछा। वो माँ थी और यकीनन उनके दिल को एहसास हो गया था। वो बहुत परेशान हो गई और मैं सोच रही थी कि उन्हें कैसे बताऊं। वो दिल की मरीज थी। ये खबर सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, लेकिन उन्हें बताना भी तो जरूरी था। और फिर वो ही हुआ जिसका डर था। खाला ये खबर सुनते ही गिर गई। मैंने उन्हें आगे बढ़कर संभाला, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। भाई भी घर पर नहीं थे और ऐसे ही मुझे घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने भाई को कॉल की, वो कॉल नहीं उठा रहे थे। मैं जल्दी से भागकर बाहर आई। गली में 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए।
दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी, लोग शायद अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। मैं भाग रही थी, अचानक एक लड़के से टकराई। उसने मुझे गिरने से बचा लिया। मैंने उसे खाला का बताया और कहा कि प्लीज मेरी खाला को अस्पताल ले जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़का मेरे साथ ही घर आ गया, लेकिन हमें देर हो चुकी थी। उसने खाला को देखा, उनकी नब्ज चेक की, फिर मेरी तरफ देखा और बोला कि सॉरी, हमने देर कर दी है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। मैं रो रही थी, उसे कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो, तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। तब उसने कहा कि हौसला करें, सब्र से काम ले, आपका कोई और रिश्तेदार है तो उसका नंबर दे, आप अकेली हैं। मैंने उसे भाई का नंबर दे दिया। बड़ी मुश्किल से भाई से राब्ता हुआ। भाई जल्दी से घर आ गए और यूं खाला इस दुनिया से चली गई। हम कशमाला को तलाश कर करके पागल हो रहे थे और कशमाला का पिछले 2 हफ्तों से कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं और भाई उन दिनों बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे थे। सब रिश्तेदार भाई को इल्जाम दे रहे थे, अकेली औरतों को छोड़ के तुम दूसरे शहर गए क्यों थे। कशमाला के चचा बार बार यही कह रहे थे। हमारी भाभी को तो लोगों की पहचान ही नहीं थी। अगर वो समझदार होती तो तुम जैसे गैर जिम्मेदार शख्स से अपनी कशमाला का निकाह ना करवाती। भाई ने उस शख्स को धक्के दे देकर घर से निकाल दिया। हम लोगों ने घर बदलने का सोचा, फिर ख्याल आया पता नहीं कब कशमाला वापिस आ जाए। अगर हम यहाँ ना हुए तो वो कहाँ जाएगी। आधी रात के वक्त दरवाजे को किसी ने बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोला तो सामने कशमाला थी। मैंने जल्दी से उसे गले से लगा दिया, उसे कमरे में ले आई। उसकी हालत बहुत बुरी थी। भाई चुपचाप कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कशमाला बहुत रो रही थी, उससे बात भी नहीं हो रही थी। रोते हुए बस वो यही कहती रही कि मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे यहाँ से गई थी। उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, उन्हें सिर्फ मेरी जायदाद के कागजात पर दस्तखत चाहिए थे। मैंने सब दस्तखत कर दिए, लेकिन फिर वो रुकी और कहने लगी कि जब उन्होंने कहा कि तलाक नामे पर भी साइन करो तो मैंने इनकार कर दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मैं वो रिश्ता कैसे तोड़ देती जिसे मेरी माँ ने खुद जोड़ा था। कशमाला अब भी फूट फूट कर रो रही थी और जब उसे पता चला कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है तो फिर हमारे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने रो रो कर अपनी हालत बुरी कर ली थी। डॉक्टर ने उसे सुकून का इंजेक्शन दिया, तब कहीं वो सुबह तक सुकून से सोई रही। मैंने देखा भाई का रवैया बहुत अजीब सा हो गया था। वो कशमाला को इग्नोर कर रहे थे। जब से वो आई थी उससे कोई बात नहीं की थी, यहाँ तक कि कशमाला के जाने का अफसोस भी नहीं किया। मैंने समझाने की कोशिश की तो भाई ने कहा कि जितनी तुम्हारी मान सकता था मान ली, अब तुम मेरी मां ना बनो। कशमाला ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, लेकिन अब वो बहुत खामोश रहा करती थी। भाई घर आते तो वो चुपचाप अपने कमरे में घुस जाया करती थी और जब तक भाई घर पर रहते वो कमरे से निकलती भी नहीं थी। एक दिन मैंने कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, इस वक्त एक दूसरे का सहारा बनो, अपने रिश्ते को वक्त दो। कशमाला ने खाली नजरों से मुझे देखा और बहुत दुख से मुस्कुराई और बोली कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारा भाई मुझे अपनी जिंदगी से निकालता है और तुम मुझे उसकी जिंदगी में शामिल करने का सोच रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि उससे मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है। वो मुझ जैसी लड़की को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा। मेरे कहने पर कशमाला भाई के लिए खुद खाना बनाने लगी, उनका बहुत ख्याल रखती, उनके ऑफिस के कपड़े तैयार करके रखती। लेकिन भाई का रवैया वैसे ही रहा, वो उससे बात तक ना करते। एक दिन हम तीनों सहन में बैठे थे जब भाई ने मुझे कहा कि चाय बनाओ। मैंने कहा कि भाई ड्रामा देख रही हूँ, आज की किस्त बहुत अच्छी है और आपको चाय की पड़ गई है। तब भाई कहने लगा कि किसी दिन मेरे हाथों से ये टीवी टूटेगा। मैंने डरते हुए जाना ही मुनासिब समझा। भाई का क्या भरोसा, कहीं सच में ही टीवी तोड़ न दे। इसीलिए मैं चाय बना लाई और कहा कि चुपचाप पी ले, चीनी कम है लेकिन इतराज नहीं करना। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि फिर तुमने ये तकल्लुफ़ क्यों किया, ना बनाती चाय। उस वक्त कशमाला उठी और भाई से वो चाय लेकर चीनी डालकर ले आई, मगर चाय देते वक्त कशमाला के हाथ पर ही गिर गई। वो दर्द से रोने लगी और भाई उठकर कमरे में चले गए। मैंने हैरत से उन्हें देखा
और खुद कशमाला के हाथ पर कुछ लगाने के लिए क्रीम ढूंढने लगी। मैं दुआ करती रही कि किस दिन भाई का दिल कशमाला के लिए नरम हो जाएगा, क्योंकि भाई का रवैया अभी भी कशमाला के साथ बहुत बुरा था। वो उसे बकायदा सजा देते, उसे घंटा घंटा खड़ा रखते, कभी कभी तो सख्त गर्मी में धूप में खड़ा होने का कहते। मुझे नहीं पता था कि कशमाला का क्या कसूर था जिस पर भाई गुस्सा करते थे। अब भाई हर वक्त कशमाला को कम अकल कहते, वो चुपचाप भाई की मानती रहती। एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम भाई से लड़ती क्यों नहीं? कहने लगी कि लड़ते तो वहां है जहां मान हो कि सामने वाला मान लेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ अगर मुझे निकाल दिया गया तो कहाँ जाऊंगी। मैंने भाई से बात की, उसे समझाया कि कशमाला का क्या कसूर है। अगर उसकी वो माँ जिसने हमें माँ बन के पाला है, जब हम तन्हा थे तो कशमाला की माँ ने हमें सहारा दिया, आज उस बेटी के साथ कैदियों जैसा सलूक करके आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ वक्त ही समझाता है, और फिर वक्त गुजर जाए तो इंसान को संभलने का वक्त भी नहीं देता। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे भाई की आंखों पे बेहिसी और शक की चादर पड़ गई थी, और उसकी लपेट में अब मेरी जात भी थी। भाई बहुत शकी मिजाज हो गया था, कहीं भी जाता मुझे कमरे में बंद करके जाता। कशमाला को तो वैसे भी घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, वो बहुत तंग आ गई थी। लेकिन कशमाला का ख्याल भी आता था कि अगर मैं ना रही तो उसका क्या बनेगा। हम दोनों जो एक दूसरे का ही सहारा थे। शक कितनी बुरी चीज है कि आपके किरदार की धज्जियां बिखेर देता है। भाई मुझे कहते कि तुमने नए कपड़े क्यों पहने, तुम हंसती क्यों हो, तुम बार बार दरवाजे पर क्यों जाती हो, रात को पानी पीने उठ जाती हो। तो भाई मेरा फोन बार बार चेक करते, मेरे कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुनते। मेरी किसी सहेली को घर आने की इजाजत भी नहीं थी, न मुझे बाहर जाने देते। मैं सोचती कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से भाई मुझ पर इतना शक करते हैं। एक दिन मैंने उस जहन्नुम नुमा घर से भागने का इरादा किया, जब उसी दिन भाई मेरे कदमों में गिर गया और बोला कि मैं तुम पर शक नहीं करता, बस अपने गुनाह से डरता हूँ। जो जुल्म मैंने किसी के साथ किया है वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। मैं कुछ ना समझी जब वो बोला कि मैंने आज ही तुम्हारा निकाह एक नेक लड़के के साथ करना है, और फिर शाम होते ही मेरा निकाह जावेद नामी आदमी से कर दिया गया। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने जावेद को देखा, क्योंकि वो तो वही था जिसने मेरे साथ उस दिन खाला का चेकअप करवाया था और कहा था कि तुम्हारी खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं रुखसत होकर जावेद के घर आ गई, और एक छोटा सा घर था लेकिन खूबसूरत था। जावेद खुद एक डॉक्टर था और ये क्वार्टर सरकारी था। कुछ दिन जावेद की माँ और एक बहन हमारे साथ रही, फिर वो लोग भी अपने घर चले गए। मैं यहाँ पे आकर भी कशमाला का सोचती रही और परेशान रही कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्या किया जो वो इतना खौफजदा और परेशान है, और इतना शकी मिजाज हो गया है कि अपनी बीवी और बहन के किरदार को भी मशकूक समझ रहा है। मैंने जावेद से बात की और उसने मुझे हौसला दिया, और फिर जावेद ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। उसने बताया कि वो और दानिश बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े। जावेद डॉक्टर बन गया और दानिश कहीं जॉब करने लगा, लेकिन दोनों राब्ते में रहे। एक दिन दानिश का फोन आया और बोला कि मुझे उस लड़की का पता चल गया है। जावेद ने पूछा कौन सी लड़की? दानिश ने जावेद को याद दिलाया, वही लड़की फरवा जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। जावेद हंसने लगा और कहा, तो क्या थप्पड़ का हिसाब बराबर करने का सोच रहे हो? दानिश ने कहा कि हिसाब तो होगा, लेकिन थप्पड़ से नहीं, बल्कि उसे बहुत कुछ देना होगा। जावेद को भाई के इस लहजे से डर लगा। उसने उसे समझाया कि कुछ गलत मत करना, वो एक बेसहारा लड़की है, अपने बाप का इलाज करवाने के लिए काम करती है। मेरा शोहर जावेद भी उस लड़की फरवा को जानता था। एक दिन फरवा के घर से जावेद को कॉल आई। फरवा बहुत परेशान थी। उसने बताया कि उसका कोई भाई नहीं है। माँ कुछ अरसा पहले उन 4 बहनों को बेआसरा छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बाप दम्मे का मरीज है, वो बहुत मजबूरी में जॉब कर रही है, लेकिन आज उसे उस जगह से भी निकाल दिया गया है। फरवा ने जावेद को बताया कि तुम्हारा दोस्त दानिश बार बार कॉल करके मुझे बहुत तंग करता है। वो कहता है कि मुझसे बात करो, कहीं बाहर मिलने के लिए आओ। फरवा ने कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन एक इज्जतदार लड़की हूँ। तुम अपने दोस्त को समझाओ, मेरी जान छोड़ दे, मुझे माफ कर दे।
اس نے بدتمیزی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور میں کئی بار اس سے معافی بھی مانگ چکی ہوں۔ میں پہلے ہی بڑی مشکلوں میں ہوں، بیمار باپ اور 3 چھوٹی بہنوں کا ساتھ ہے۔ اگر جاب نہ رہی تو ہمارے گھر کا چولہا نہیں چلے گا۔ جاوید نے اگلے دن ہی دانش سے مل کر اسے سمجھایا کہ وہ ایک لڑکی سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، ایک تھپڑ کو انا کا کیوں مسئلہ بنا لیا ہے۔ دانش نے کہا کہ وہ فروا سے محبت کرتا ہے، اگر میں نے اس دن اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا، میری مردانگی پر وار کیا ہے، میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔ دانش نے اسے کہا کہ اگر اس نے فروا کی سائیڈ لینی ہے تو مجھ سے دوستی ختم کر دے، اور پھر دانش نے فروا کو اغوا کر لیا۔ فروا روتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، کہ اس کا باپ اس کے اغوا کا سن کر مر جائے گا، لیکن دانش نے کہا کہ جب تک وہ نکاح نامے پر سائن نہیں کرے گی تب تک وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ فروا وہ دن دانش کے پاس ہی رہی اور اسے یہی محسوس کروایا کہ وہ اب اسے نہیں چھوڑے گی۔ دانش نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ فروا مجبوری میں دانش کی ہر بات مان گئی تھی۔ دوسرے دن دانش اسے جب گھر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو پتا چلا کہ کسی نے اس کی بیوی کشمالہ کو اغوا کر لیا ہے۔ 2 ہفتے میں اور دانش کشمالہ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کہیں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن واپسی پر فروا کے گھر گئے تو پتا چلا کہ اس نے گھر بدل لیا ہے، اور آس پاس کے کچھ لوگوں سے پتا چلا کہ کافی دنوں سے ایک اجنبی آدمی ان کے گھر آتا تھا۔ پھر ایک دن جب کشمالہ گھر آئی اور بتایا کہ جائیداد کی خاطر ہی اسے اغوا کیا گیا تھا، تب دانش کو یاد آ گیا کہ جس دن فروا دانش کے ساتھ تھی وہ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو فروا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ جائیداد کی ہی بات کر رہی تھی، لیکن جب دانش کو دیکھا تو فون بند کر دیا۔ دانش کو فروا پر شک ہو گیا تھا۔ بعد میں دانش کو پتا چلا کہ سب کچھ فروا نے کشمالہ کے کزن کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ وہ دانش کو سبق سکھا سکے۔ حقیقت پتا چلنے پر دانش کو بہت پچھتاوا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کشمالہ اغوا ہوئی ہے۔ اب وہ ڈر گیا ہے کہ کہیں اس کی بہن سازش کا حصہ نہ بن جائے۔ وہ کشمالہ سے بہت برا سلوک کرنے لگا تاکہ وہ خود کہہ دے کہ اسے دانش کے ساتھ نہیں رہنا۔ دانش نے فروا کو طلاق دے دی۔ کچھ دنوں بعد فروا اور کشمالہ کے کزن کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ کشمالہ کی جائیداد کا کیس عدالت میں تھا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ کشمالہ کو مل جائے گی۔ میرے بھائی کو کشمالہ نے اپنے پیار اور بھروسے سے جیت لیا تھا۔ کشمالہ نے دانش کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے گلہ کیا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتے رہے۔ اگر ہم لوگوں سے شیئر کرتے تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے، مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بھائی اور کشمالہ اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ فروا نے بھائی سے اور بھائی نے فروا سے معافی مانگ کر صلح کر لی تھی، اور اب وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔